हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आपका स्वागत है साइंस पंचायत में। और आज की पंचायत है क्लास 10th से फिजिक्स का रिवीजन। और ये हमारा फाइनल टच होने वाला है, फाइनल रिवीजन होने वाला है ना। तो अब हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है और ना ही अब इसके बाद आपको फिजिक्स में ज़रूरत होगी रिवीजन की। मेरा यकीन मानिए, आज हम जितना रिवाइज करने वाले हैं क्वेश्चन वहीं से होगा। तो पूरी ईमानदारी से एक एक वर्ड मैच करते हुए, एक एक लाइन, सारी चीज़ें मैच करते हुए एकदम ध्यान से पूरा फोकस होके पूरा वीडियो देखिए। जितने भी डाउट्स थे या जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सारा आज क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्लास 10th की फिजिक्स में माय डियर टोटल 4 चैप्टर्स हैं। नंबर 1 पे है इलेक्ट्रिसिटी, नंबर 2 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक्चुअल में ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। फिर अगर नेक्स्ट बात कर लें तो थर्ड है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, एंड फोर्थ है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। क्या बात थोड़ी समझ में आ रही है? पहले जो 2 चैप्टर्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हैं और जो बाकी के 2 चैप्टर्स हैं ये एक्चुअल में लाइट से रिलेटेड हैं, इवन सनलाइट से या फिर विजिबल लाइट जो होती है उससे रिलेटेड हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में या फिर अभी इस वाले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को रिवाइज करने वाले हैं। एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, सारे पार्ट्स कवर हो जाएंगे, बस अब ध्यान से सुनते जाइएगा। ठीक है, ये रिवीजन होगा तो थोड़ा रिवीजन के तरीके से ही होगा, तो आपकी अलर्टनेस और फोकस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हम, ये इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसमें अगर पहले बात करें तो व्हाट इज़ अ इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है और सर्किट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट को, या फिर अब मैं ऐसे करंट बोलूँगा, आप सोचिएगा कि वो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ही बात हो रहा है। आई से डिनोट करते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। देखिए रेट का मतलब होता है किसी भी एंटिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में बात करना। तो यहाँ पे ऊपर क्यू है चार्ज और अपॉन टाइम, तो करेंट इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई इज इक्वल टू करेंट, आई इज इक्वल टू करेंट, क्यू इज इक्वल टू चार्ज एंड टी इज इक्वल टू टाइम। अब इनकी यूनिट यहीं पे देख लेते हैं। करंट की यूनिट होती है एम्पियर, जिसको हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में ए से डिनोट कर देते हैं। चार्ज के लिए होता है कुलाम, जो कि सी से डिनोट करते हैं, और टाइम के लिए सेकेंड। अब एक्चुअल में ध्यान से समझिए माय डियर, इसमें सिर्फ आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है बस, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। करेंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या बात समझ में आ रही है ना? हालांकि इसमें हम थोड़ी सी डायरेक्शन की बात करेंगे कि किधर फ्लो होगा, वो कन्वेंशन वाली डायरेक्शन होगी। क्या बात समझ में आ रही है? वो वाली डायरेक्शन नहीं होगी जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इस तरीके से बात नहीं करेंगे। इसमें हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के एलोंग है या अपोजिट है। क्या बात समझ में आ रही है ना डियर? नेक्स्ट इसी के साथ देख लेते हैं एक सर्किट। सर्किट होने का क्या मतलब है? अ टिपिकल इलेक्ट्रिकल सर्किट कंपेराइजिंग। कंपेराइजिंग का मतलब होता है कि उसके पास क्या क्या हो सकता है। टोटल 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक सेल मतलब एक बैटरी होना चाहिए, एन इलेक्ट्रिकल बल्ब या फिर कोई रेजिस्टेंस होना चाहिए। पहली बात तो बैटरी होना चाहिए, कोई बल्ब, कोई रेजिस्टेंस होना चाहिए। रेजिस्टेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फ़ैन ऑन वो कुछ भी हो सकता है। एक अमीटर लगा होना चाहिए जो कि करंट को मीजर करता है। अभी से ध्यान रख लीजिए, अमीटर एक डिवाइस जो कि करंट को मीजर करेगा। और एक प्लग होना चाहिए, स्विच होना चाहिए चालू करने के लिए, बंद करने के लिए। देखिए कुछ एक छोटा सा डायग्राम मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ। ये एक बैटरी होनी चाहिए, इसके बाद एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, उसके बाद इसमें एक अमीटर लगा होना चाहिए। अमीटर के बाद से, अमीटर सीरीज़ में लगाते हैं, ठीक है ना डियर? और अमीटर के बाद से फिर एक यहाँ पे स्विच होना चाहिए। ये देखिए अभी स्विच ओपन है और जब यहाँ पे मैं एक डॉट लगा दूंगा तब स्विच क्लोज हो गया। अब इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। तो ये एक टिपिकल सर्किट का डायग्राम है। आप ऐसे ध्यान रखेंगे कि इसमें 4 चीज़ें होनी चाहिए। पहला ये बैटरी, रेजिस्टेंस, अमीटर और ये की। क्या बात समझ में आती है माय डियर? ठीक है, और करंट पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होना स्टार्ट होगा और नेगेटिव टर्मिनल पे आके ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे से गोल गोल बहेगा। अब एक चीज़ देखते हैं डियर, अब आते हैं इधर। 1 कूलाम इज इक्वल टू 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है डियर? 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। ये कुछ इंफॉर्मेशन है माय डियर
ऐसे का ऐसे याद कर लीजिए। अब ऐसे याद करने का मतलब है कि जब आप 1 एम्पियर को डिफाइन करेंगे, देखिए डियर 1 एम्पियर मतलब अगर आई की वैल्यू 1 है तो क्यू भी 1 होना चाहिए और टी भी 1 होना चाहिए। अगर यूनिटली मेथड से बात करें तो एक यूनिट के लिए बात करें, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम चार्ज अपॉन 1 सेकेंड। अगर 1 कूलाम चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो करे तो वो 1 एम्पियर करंट को जनरेट करेगा। इसका मतलब इतना सही है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आई मेजर, आई का मतलब करंट, तो पूरी तरीके से अपने दिमाग में रख लीजिए माय डियर कि आई का मतलब करंट के बारे में बात करें, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। इसको मेज़र करते हैं ओमीटर से, यानी करंट को मेज़र करते हैं ओमीटर से, एक डिवाइस है जो कि अभी कुछ देर पहले बता रहा था। अब देखिए डियर चार्ज के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। चार्ज Q इज इक्वल टू एन ई। देखिए चार्ज इज इक्वल टू एन ई, एन का मतलब क्या है? देखिए इस पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में चार्ज के लिए सिर्फ एक ही सब पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है, वो है इलेक्ट्रॉन। सर क्या बात कर रहे हैं, हम तो पॉजिटिव चार्ज भी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन का मतलब तो नेगेटिव चार्ज है। देखिए डियर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर नेगेटिव चार्ज एंड लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है चार्ज के लिए माय डियर, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है ना डियर। अब देखिए Q इज इक्वल टू एन ई, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए कभी आधे इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकते हैं और जीरो हो जाएगा तब तो चार्ज ही नहीं होगा, यानी n हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे n की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगा, 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, लेकिन 1.5 नहीं होगा। कभी 1.5 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है माय डियर, ठीक है। यहीं से एक अल्टीमेट वर्ड निकल के आता है, चार्ज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। चार्ज ऑलवेज क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर, हमेशा इंटीजर के मल्टीपल में होगा इलेक्ट्रॉन के। कभी भी 1.5, 2.5, 0.5 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल नहीं है, तो इस तरीके का चार्ज भी पॉसिबल नहीं है। इसी प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ अ चार्ज, ओनली इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बात क्लियर हो गई माय डियर? और एक चार्ज पे एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है अभी पढ़ के आए, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। अब आइए माय डियर, अब थोड़ा सा देखते हैं। अब यहाँ से बात करते हैं करंट, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये थोड़ी सी डिफिनेशन देख लीजिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। देखिए इलेक्ट्रॉन्स इन द केस ऑफ द मेटेलिक वायर। सर ये अलग से केस क्यों पढ़ना पड़ गया? क्योंकि डियर कई बार आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, जब इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह करवाते हैं तो कई बार किसी सोल्यूशन वगैरह में NaCl, यानी वहाँ पे चार्ज तो होते हैं लेकिन Na+Cl- अलग अलग चार्ज होते हैं, क्योंकि हमेशा करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? चार्ज। क्योंकि डिफिनेशन क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होना ही करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब डियर यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, इनको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, तो यहाँ पे जो करंट होगा वो इन इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से होगा। लेकिन हम इसमें पढ़ने वाले हैं मेटल वायर में जो करंट फ्लो करता है। तो मेटल वायर में करंट फ्लो करता है वो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की वजह से, मतलब अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन की वजह से। यानी मेटल में जो करंट फ्लो होता है किसकी वजह से होता है माय डियर? इलेक्ट्रॉन की वजह से। और इलेक्ट्रॉन भी क्या है? एक चार्ज है। चलिए अब यहाँ पे डायरेक्शन की बात करते हैं। कन्वेंशनली अगर हम डायरेक्शन की बात कर लें तो पॉजिटिव चार्ज जिधर फ्लो करेगा उधर ही करंट की डायरेक्शन होगी, और नेगेटिव चार्ज, देखिए पॉजिटिव चार्ज जिधर फ्लो करेगा उधर ही करंट की डायरेक्शन होगी, और नेगेटिव चार्ज जिधर फ्लो करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होगी। मतलब अब यहाँ पे आपके काम के लिए क्या है? इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करेगी? करंट। क्या बात समझ में आ गया? तो यहाँ से डायरेक्शन ऑफ करंट भी क्लियर हो गया। अब समझिए कुछ यूनिट समझते हैं डियर। 1 मिली एम्पियर, यानी 1 एम्पियर किसका यूनिट था? करंट का। मिली का मतलब होता है 10⁻³ तो इसका ये इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके? 10⁻³ एम्पियर के। और एक और यूनिट है डियर। सर ये सारी बातें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कई बार आंसर आप एम्पियर में तो निकाल लेंगे लेकिन वो मैच नहीं हो रहा होगा। ऑप्शन मिली एम्पियर में दिया होगा या माइक्रो एम्पियर में दिया होगा, तो उसके लिए 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁶ एम्पियर। और इस करंट की यूनिट अभी हम कब से पढ़ रहे हैं? एम्पियर होती है। एक और कूलाम्ब पर सेकेंड, क्योंकि हम पढ़े हैं ना I इज इक्वल टू Q/T, तो यहीं से आ गया कूलाम्ब और यहाँ से आ गया सेकेंड। ठीक है डियर। देखिए
और एक बड़ा अल्टीमेट रिलेशन आ गया, हालांकि ये ओम्स लॉ से आता है, लेकिन यहीं पे देख लीजिए I इक्वल टू वी बाई आर। वी मतलब है वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस समझ लीजिए जैसे, और आर है रेजिस्टेंस, ठीक है। वी बाई आर इज इक्वल टू आई, ये होता है करेंट। तो यानी करेंट से जितनी भी मोटा मोटा बात था वो यहाँ पे हम लोग इस वाले स्लाइड में डिस्कस कर लिए। अब देखिए माय डियर, मान लेते हैं ये कोई मेटेलिक वायर है, ठीक है ना, ये कोई कंडक्टर है डियर, ये कोई कंडक्टर है। अब कंडक्टर में लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की डायरेक्शन है। देखिए ये मैं एरो बना रहा हूँ ना, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं सब। अब इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहे हैं। अब आप समझिए ना, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं और तुरंत वहाँ पे करंट पहुँच जाती है। अब इतना फास्ट स्पीड इलेक्ट्रॉन का नहीं है, इलेक्ट्रॉन बहुत स्लोली मूव करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी पड़ोसी वाले इलेक्ट्रॉन को पास कर देते हैं। इसकी वजह से वो बहुत जल्दी से करंट फ्लो कर जाती है। और जो इन इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है, इनको कहते हैं ड्रिफ्ट स्पीड, ये बहुत कम होती है, वेरी स्लो। एक्चुअल में जो इनकी स्पीड होती है इसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट स्पीड, और ये बहुत स्लो होती है, जबकि करंट की स्पीड लगभग लाइट की स्पीड के बराबर होती है। देखिए मैं नीचे लिख रखा हूँ। अच्छा, करंट राइट साइड में फ्लो कर रहा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन मतलब चार्जेस राइट साइड में फ्लो कर रहा है, तो करंट किधर फ्लो करेगा? लेफ्ट साइड में, क्योंकि अभी हम लोग डायरेक्शन पढ़ के आए हैं, तो ये रहा करंट की डायरेक्शन। और जो ये करंट की स्पीड होती है, ये लगभग स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से फ्लो करती है। क्या बात समझ में है? तो क्या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है स्पीड ऑफ करंट के लिए? बिल्कुल नहीं माय डियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, मोटा मोटी दोनों बातें सेम है, बस आप ध्यान से समझिए। चलिए इसकी डिफिनीशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है डियर, पढ़ लेते हैं। डिफिनीशन पढ़ने से पहले मैं आपको ये वाला पार्ट पढ़ा देता हूँ, समझिए। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो पॉइंट्स, मान लेते हैं ये ए है और ये बी है माय डियर, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना डियर। अब समझिए, इस ए के पार्ट से एक कोई यूनिट चार्ज है Q, इसको बी के पास लेके गए, बात समझ में आ रही है ना। तो ए से बी के पास लेके गए, तो किसी चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह लेके जा रहे हैं डियर, तो कुछ ना कुछ वर्क किए होंगे। एक्चुअल में वर्क डन यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी W/Q। अब इसको याद करने का एक ट्रिक समझ लीजिए, V है इज इक्वल टू 2 बार V मतलब W/Q। कैसे भी, क्योंकि ना थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, V इज इक्वल टू Q/W भी याद आने लगेगा, तो ऐसे नहीं। एक चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह में ले जाने में कितना वर्क किया गया, एक्चुअल में वही क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या बात समझ में आती है ना माय डियर? तो चलिए इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में याद रखिए, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो V इज इक्वल टू W/Q, और W क्या है? वर्क डन, Q क्या है? चार्ज, V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। यही से वर्क डन, ये याद रखिएगा, आगे चल के यूज करूंगा। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये Q को V से ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्चुअल में W इज इक्वल टू V इंटू Q। अब चलिए मैं डिफिनीशन पढ़ के सुना देता हूँ। चलिए देखिए ध्यान से इधर, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करेंट as the work done to move a unit charge from one point to the another point। क्या बात थोड़ी सी क्लियर हुई माय डियर? ठीक, तो जो यहाँ पे हम लोग बातें कवर किए थे उतना सही है। सिर्फ हिंट ध्यान रखिए माय डियर, एग्जाम में बाकी सारी चीज़ें ध्यान आ जाएंगी, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अब पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब V इज इक्वल टू W/Q अभी पढ़ के आ रहे हैं। अब इसकी यूनिट क्या होगी माय डियर? देखिए W वर्क डन, वर्क डन एक तरीके से एनर्जी होती है, पढ़ते हैं ना आप, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। तो ऐसे सॉरी, वर्क डन की भी एनर्जी क्या हो जाएगी, मतलब यूनिट क्या हो जाएगी? जूल। ये जूल, जूल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैपिटल J है, और Q इज इक्वल टू कूलाम, हम लोग बहुत देर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअल में यूनिट क्या हो जाएगी डियर? जूल पर कूलाम। ये इंपॉर्टेंट है माय डियर। देखिए वोल्ट लगभग सबको याद होता है, क्योंकि वोल्टा से आया हुआ है, एक साइंटिस्ट थे, तो वहीं से वोल्ट आ रखा है।
लेकिन माय डियर इसकी एक और यूनिट है जो कि जूल पर कूलाम्ब है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है व्हाट इज़ 1 वोल्ट। ये 1 वोल्ट क्या करना है, 1 जूल पर 1 कूलाम्ब। जैसे मैं 1 एम्पियर पूछा था तो क्या हो गया था माय डियर, 1 कूलाम्ब पर 1 सेकेंड। तो ऐसे ही तो हो रहा है ये, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलाम्ब। क्या बात समझ में आता है ना माय डियर। चलिए, इस पूरे चैप्टर की जान है कौन, ओम्स लॉ, ये बड़ा वाला स्टार, ठीक है ना। ओम्स लॉ इस चैप्टर की जान है। देखिए, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। ओम्स के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। क्या बात समझ में आ रही है। अगर करंट बढ़ रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा है, या पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रही है। यानी इन पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। ये एक्चुअल में है ओम्स लॉ। अब इन दोनों में रिलेशन बताता है V एंड I के बीच में। रिलेशन किससे पता चलता है, ओम्स लॉ से। चलिए मैं एक ये मान लेता हूँ, देखिए एक सर्किट है, ये V वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड था और यहाँ पे ये करंट फ्लो हो रहा था। अब ये करंट फ्लो हो रहा है I। अब ध्यान से समझिए, अगर मैं ये बैटरी बढ़ाते जाऊँगा तो ये करंट भी बढ़ते जाएगा। यानी मैं अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जा रहा हूँ तो करंट भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। इसी को ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देख लीजिए। इसको देखते हैं। चलिए मान लेते हैं डियर, यहाँ पे 1 वोल्ट है और ये करंट है 1 एम्पियर का, क्योंकि 1 ओम का रेजिस्टेंस रहा होगा तो यहाँ तक था। अब चलिए, अब ऐसे ही तो मिला मिला के ग्राफ को देखते हैं ना। मान लेते हैं ये 2 वोल्ट कर दिए तो ये करंट भी 2 एम्पियर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है ना। मतलब जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं करंट भी बढ़ते जा रहा है। तो ये ग्राफ से आने वाले क्वेश्चन यहाँ पे डन हो गए। क्या बात समझ में आती है ना माय डियर। तो चलिए यहाँ पे देखिए बॉक्स में कुछ चीज़ें रख रखा हूँ आपके लिए स्पेशल पॉइंट्स में। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ओम्स लॉ है। V/I ये कांस्टेंट होता है, इसी कांस्टेंट का नाम है R, रेजिस्टेंस। क्योंकि किसी भी सर्किट में माय डियर रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट ही होगा ना। जैसे बल्ब लगा दिए तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, फैन लगा दिए तो उसका रेजिस्टेंस है जो वो है कांस्टेंट है। तो यहीं से आ गया V इज इक्वल टू IR। जैसे डियर मान लेते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था, तो ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे और इसको इक्वेट करेंगे तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा। उस कांस्टेंट का नाम ही है क्या, R, रेजिस्टेंस। क्या बात समझ में आती है। और इस रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। तो ये जो साइंटिस्ट थे ओम्स, ये जो लॉ दिए इसमें रेजिस्टेंस की यूनिट अपने नाम पे रख देते हैं ओम। क्या बात क्लियर हो रही है ना माय डियर। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो I इज इक्वल टू V/R, क्योंकि मैं आपको करंट में ही पढ़ा दिया था, और ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या बात समझ में आता है, क्या कांस्टेंट होता है, ये भी। अगर भी कांस्टेंट है, अगर भी कांस्टेंट है माय डियर, तो I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। क्योंकि मान लेते हैं बैटरी फिक्स कर दिए तो रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना डियर। देखिए मान लेते हैं कि इस हम V को कांस्टेंट कर दिए, तो अगर नीचे वाली वैल्यू बढ़ाएंगे, R को बढ़ाएंगे, तो I क्या होगा, कम होते जाएगा। यही तो होगा ना डियर, इसको कांस्टेंट करने के बाद से। तो यही एक रिलेशन यहाँ पे हम लोग कर लिए। ठीक है डियर, ये है कांस्टेंट। ठीक है, चलिए एक डिवाइस का नाम है, ये अभी देखिए रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में नहीं है, तो हो सकता है कि आपके माइंड में अभी ताज़ा ताज़ा ना हो, लेकिन ध्यान से सुनिए। रियोस्टेट एक डिवाइस होता है, एक्चुअल में इसके लिए एक नाम ही ध्यान रखिए, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ऐसा रेजिस्टेंस जो वेरिएबल हो, जिसको हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, उसको कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट। अब देखिए डियर यहाँ पे, a component used to regulate current without changing the voltage source। जैसे इसके कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लेते हैं डियर कोई ये सर्किट है, ये देखिए बैटरी हो गया, ये कोई सर्किट हो गई। ठीक है, ये वोल्टेज को फिक्स कर लिए आप, ठीक, और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगा लिए, और इसके बाहर में इधर से एक ऐसे
वायर कनेक्ट हो जाता है। ठीक है डियर, अगर ये वायर यहाँ है तो इतना ही रेजिस्टेंस काम में आएगा, तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस काम में आएगा और फिर करंट इधर से फ्लो कर जाएगी। ठीक, और इसी को तो ये एरो जो होता है ना, यानी रेजिस्टेंस पे एक वायर लगा देते हैं, ये रेजिस्टेंस है, इस पे एक वायर कनेक्ट कर देते हैं, इस वायर को आगे पीछे करते रहते हैं, जिससे एक्चुअल में रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज होते रहती है। इसी को हम बोल देते हैं रियोस्टेट। एक वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम करता है, उससे हम करंट को रेगुलेट कर सकते हैं, वोल्टेज चेंज नहीं करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे, करंट कम हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है ना? नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट है डियर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट। रेजिस्टेंस एक्चुअल में कंडक्टर, किसी कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करें और ये कौन कौन से फैक्टर से अफेक्ट होता है। तो सबसे मेन ये फॉर्मूला ये आपको याद ही करना है, इसकी डेरिवेशन नहीं करनी है, याद करना है। R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाई ए। अब ये क्या क्या है इनके बारे में देखते हैं। R तो रेजिस्टेंस है, रो है रेजिस्टिविटी, ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है, जो जिस कंडक्टर की बात कर रहे हैं उसकी खुद की प्रॉपर्टी। जैसे एक बार कॉपर है तो दुनिया के सारे कॉपर के लिए ये रेजिस्टिविटी ये फिक्स हो गया, क्योंकि ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कितना बड़ा वायर लिए हैं। ठीक, और दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, ये सारी चीज़ें हैं। अब ये देखिए रेजिस्टेंस के बारे में अगर डियर हम यहाँ पे बात कर लें तो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, एक तो रेजिस्टिविटी और एक L। तो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टिविटी एंड L, यानी कि वायर का लेंथ बढ़ाएंगे। अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो ऑब्वियस उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जो कि मटेरियल की प्रॉपर्टी है, उसको भी छोड़िए। अगर वायर का लेंथ बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और अगर वायर का एरिया बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है ना डियर? जैसे देखिए, अगर आप लेंथ बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आप एरिया बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना डियर, इस वजह से। क्या बात समझ में आई? तो ऐसी चीज़ें। अब इस पे आएगा कैलकुलेट करने के लिए कि वायर का लेंथ इतना कर दिया गया, 2 टाइम्स कर दिया गया, हाफ कर दिया गया, 4 टाइम्स कर दिया गया, फलाना ढिमकाना, और उसका एरिया चेंज कर दिया गया। 2 ऐसी चीज़ें हैं इस रेजिस्टेंस में, किसी कंडक्टर में, जो कि आप चेंज कर सकते हैं। या तो पूरा पूरा कंडक्टर चेंज कर दीजिए तो रेजिस्टिविटी ही चेंज हो जाएगी, या तो कंडक्टर को सेम रख के उसके जो फिजिकल पैरामीटर उनको चेंज कर दीजिए, जैसे लेंथ को चेंज कर दीजिए, एरिया को चेंज कर लीजिए। ठीक है डियर ना? तो जैसे मान लेते हैं कि ये रो है, और रो किसकी प्रॉपर्टी होती है? प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जैसे कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, क्या है उस पर डिपेंड करता है। ठीक, और L है इस कंडक्टर की लेंथ, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया, कहीं से वायर को कट कर दिए, इसी को हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। रुकिए मैं इस साइड कर देता हूँ, उधर R लिखा हुआ हूँ ना, ये रहा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। कहीं से वायर को कट कर दिए ना आप, तो वो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। अब ये क्रॉस सेक्शन एरिया एक डिस्क जैसा दिख रहा है आपको, डिस्क जैसा दिख रहा है। तो अब ये क्या करेंगे पता है, एग्जाम में या तो आपको R देंगे या फिर इसका डायमीटर देंगे, या तो रेडियस देंगे या तो डायमीटर दे देंगे। तो उससे एरिया कैसे कैलकुलेट करें किसी भी डिस्क के लिए? एरिया क्या होता है? पाई R स्क्वायर। अगर आपको दिया हुआ है रेडियस, ठीक है ना, तो एरिया कैलकुलेट कर लेंगे पाई R स्क्वायर। और अगर आपको डायमीटर दिया हुआ, जो कि क्वेश्चन में देंगे, तो डायमीटर D इज इक्वल टू 2 टाइम्स R होता है, तो R इज इक्वल टू D/2 हो जाएगा। फिर यहाँ से R निकाल के इसी फॉर्मूले में फिर से पुट कर दीजिए। देखिए मैं आपको वो चीज़ें रिलेट कराते जा रहा हूँ जो आपको एग्जाम में मिलेगा। अगर क्वेश्चन अच्छा होगा तो रेडियस ना देके डायमीटर दे देंगे, और आप कंफ्यूज मत हो जाएगा, क्योंकि आप डायरेक्ट वहीं पे पुट कर देंगे। पाई D स्क्वायर थोड़ी ना होता है, पाई R स्क्वायर होता है। ठीक है ना डियर? तो यहाँ से आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे। क्या बात समझ में आती है? इसमें अगर आपको कुछ चीज़ें मैं ऐसे बता दूं कि मान लेते हैं कि लेंथ 2 टाइम्स कर दिए और एरिया हाफ हो गया, तो रेजिस्टेंस कितने टाइम हो जाएगा? देखिए रो तो फिक्स है, ऐसे क्वेश्चन को कैलकुलेट कैसे करना होता है जब टाइम पूछते हैं कितने टाइम हो जाएगा। यहाँ तो एक तरीका होता है कि रेजिस्टिविटी तो फिक्स होती है, तो इसी को कांस्टेंट कर लीजिए। और देखिए देसी जुगाड़ सुनिए, पहले L था, एरिया A था, अब लेंथ को अब R' निकालना है, तो लेंथ कर दिया गया है 2 टाइम्स। ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं, तो रो 2L हो जाएगा, 2 टाइम्स कर दिया गया, और एरिया आधा कर दिया गया, हाफ हो गया है, तो A/2 हो गया, और ये भी 2 का A/2 हो गया, तो ये 2 चल जाएगा ऊपर,
तो ये हो गया 2, मतलब R डैश इज इक्वल टू रो L बाई ए इंटू 4, और रो L बाई ए की वैल्यू ही क्या थी, R थी, तो कितने गुना हो गया, 4 गुना हो गया। और देखिए प्रूफ भी कर सकता हूँ, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया कम होगा तब भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। देखिए रेजिस्टेंस बढ़ा है, 4 गुना हो गया है, 4 टाइम हो गया है। क्या बात थोड़ी सी समझ में आई ना माय डियर? ठीक है, ठीक है ना। अब ऐसे ही वो जितने बार करेंगे ऐसे ही करिएगा। अब पता नहीं, मैं देखा हूँ ना कई बार कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना ऐसे एकदम कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, और कई बार आना होता है आंसर 1/16 टाइम, तो वो 16 टाइम आ रहा होता है उनका। ठीक है, तो थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज किया करिए कि अगर लेंथ बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, तो ऐसे क्रॉस वेरीफाई कर लिया करिए। एरिया कम हो रहा है तब भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, है ना। ऐसे आप थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। अब रेजिस्टिविटी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर इसका ऑर्डर याद करना होगा, अगर आपके पास टाइम होगा उस तरीके से, अगर आपकी प्रिपरेशन में ये सारी चीज़ें जो मैं अभी करा रहा हूँ ये पहले से रेडी है, तब आप इनके थोड़े बहुत सीरीज़ भी ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन वो चीज़ें बताता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए रेजिस्टिविटी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, सबसे कम किसका, क्योंकि देखिए अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा। ये बात समझ में आ रही है ना, रेजिस्टिविटी ज़्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा, क्योंकि R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई ए, तो मतलब रो ज़्यादा तो R भी ज़्यादा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यानी रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होता है, किसी कंडक्टर का या इंसुलेटर का, तो ऑब्वियस है इंसुलेटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो यहीं पे ध्यान से देखिए, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी सबसे कम, उसके बाद एलॉय की। एलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल का एक सोल्यूशन होता है, ठीक है ना। और फिर इधर उसके बाद में इंसुलेटर, तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी इंसुलेटर की, और जैसे प्लास्टिक हो गया और भी बाकी से वुड हो गया। एलॉय वगैरह में निक्रोम वगैरह के बारे में बात कर लेंगे, और फिर कंडक्टर वगैरह में जैसे एल्यूमिनियम हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक, अब समझते हैं माय डियर ये वाली पार्ट, रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है। सर क्या बात कर रहे हैं, अभी तो हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ के आए हैं, बिल्कुल पढ़ के आए हैं। इसमें एक नई बात है, देखिए मटेरियल पे डिपेंड करता है, लेंथ बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एक चीज़ और माय डियर, जितनी चीज़ें समझा रहा हूँ समझिए, लेकिन उसी के साथ में याद भी कर लीजिए। एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। एक चीज़ है टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है ना। टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा, गर्मियों में पंखे वगैरह चलते चलते गर्म हो जाते हैं, तो वो पहले जितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहे थे अब उससे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप करने लगते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा। तो रेजिस्टेंस 4 बातों पे डिपेंड करता है, 3 बातें तो यहीं से पता चल जाएंगी, रोयल बाई ए, और इनमें रिलेशन भी पता चल जाएगा। एक और अलग से ध्यान रखिए, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना डियर, तो ये रहा आपके काम का चीज़, इसको ध्यान रख लीजिए, ठीक है ना। देखिए आर को इंक्रीज करने के क्या क्या तरीके हैं, रेजिस्टिविटी को इंक्रीज कर दीजिए, लेंथ को इंक्रीज कर दीजिए, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दीजिए, लेकिन एरिया को क्या कर दीजिए, डिक्रीज कर दीजिए, तब जाके आर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, चलिए रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर, बहुत सारे रजिस्टर का यूज कर करके एक रेजिस्टेंस बना रहे हैं, तो उसी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। 2 तरीके से सिस्टम हम पढ़ते हैं, एक तो होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल, ठीक है ना। देखिए सीरीज में करंट सेम होता है, किसी भी सीरीज के बारे में बात करेंगे तो करंट सेम होगा, और पैरेलल की बात करेंगे तो वोल्टेज सेम होगा। याद कर लीजिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। सीरीज में करंट सेम होगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा, बस इतना सा ध्यान रख लीजिए। जैसे मान लेते हैं ये एक सर्किट ले रखा हूँ मैं, इस सर्किट में ये रही बैटरी, ठीक है ना, ये हो गया आपके पास यहाँ पे भी, और इसमें करंट फ्लो कर रही है। इसमें 3 रजिस्टर लगे हुए हैं, R1, R2, R3। पता है R रिजल्टेंट ऐसे बनाना होता है जिससे करंट में कोई इफेक्ट ना आए, जितना करंट पहले फ्लो हो रहा था उतना ही फ्लो हो, और इन रेजिस्टेंस की पोजीशन चेंज कर देंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी करंट पे कोई, अगर मैं R3 को उठा के R2 की जगह रख दूं, R2 को उठा के R3 को जगह रख दूं, तब भी करंट पे कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये एक ही लूप है, और एक ही लूप में करंट पानी के जैसे बहती है, तो वो बहते जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है ना। तो R इक्विवेलेंट सीरीज़ में तो बड़ा ईजी होता है, सबको उठा के सीधे जोड़ते जाइए, जैसे R1
प्लस R2 प्लस R3, इस तरीके से, ठीक है ना। सर पता कैसे चलेगा कि सीरीज़ में है या पैरेलल में है? दो रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल आपस में अटैच नहीं हो तो वो सीरीज में होते हैं, नहीं तो दो रेजिस्टेंस के दोनों जो टर्मिनल होते हैं ना वो एक दूसरे से अटैच होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इस रेजिस्टेंस का ये वाला टर्मिनल अटैच है, लेकिन अब R2 का एक टर्मिनल R3 से है और एक R1 से है। अगर R2 का दूसरा वाला टर्मिनल जो R3 से अटैच है ये भी R1 से आके अटैच हो जाता तब ये पैरेलल में हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है। तो ये R इक्विवेलेंट तो बहुत ईजी है। हाँ, अब इस केस में देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए ना, यहाँ इस केस में जो सीरीज़ वाला है इसमें करंट सेम है, चाहे R1 के आसपास देखिए I है, कहीं भी देख लीजिए सर्किट में उठा के करंट क्या है, येलो वाले से बता देता हूँ, ये I है, I है, I है, मतलब सीरीज में करंट क्या होती है, सेम रहती है। बात समझ में है। और लेकिन हर रेजिस्टेंस के पास में वोल्टेज चेंज होगा। देखिए V1 लिखा हूँ मैं, फिर V2, फिर V3। देखिए वोल्टेज क्या होता है, I इंटू R होता है, तो IR होता है। I तो सेम है लेकिन रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे R1 रखेंगे तो V1 निकल के आ जाएगा। V2 के लिए I तो सेम है लेकिन R2 चेंज हो रहा है। तो इस ऐसे ही मतलब आप ये समझ सकते हैं कि सीरीज़ में करंट सेम होता है लेकिन वोल्टेज चेंज होता है हर एक रेजिस्टेंस के पास में। तो ऐसे ही कई बार आपसे पूछ लेंगे कि अक्रॉस द R3 कुछ भी 3 ओम 4 ओम ऐसे देखे तो वो सारी चीज़ें पूछ। देखिए मैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे हर वो पार्ट कवर कर रहा हूँ, अब पूरा ध्यान से फोकस होकर सुनते रहिए, ठीक है ना डियर। अब देखिए वोल्टेज सेम होता है किस केस में, इस पैरेलल वाले केस में, ठीक है। पैरेलल देखिए ये R1 का एक टर्मिनल उठते उठते आया R2 से जुड़ा, दूसरा टर्मिनल भी R2 वाला R1 से जुड़ा हुआ है, मतलब ये किस में है, पैरेलल है। क्या बात समझ में आ रही है थोड़ी सी ना। तो ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल में देखिए करंट सेम नहीं, यहाँ से करंट गया 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 लेकिन फिर करंट बढ़ गया, I1 I2 हो गया, फिर दोनों जुड़ के फिर से I हो गया। क्या बात समझ में आ रही है ना। लेकिन वोल्टेज इनके अक्रॉस सेम होगा, ठीक। तो R1 R2 को ऐसे रिप्लेस करना है कि जितना इनका पहले ही मतलब रेजिस्टेंस था उतना इन दोनों को जोड़ने के बाद है, इस तरीके से ऐसे करना होता है। क्या बात समझ में आई ना। तो पैरेलल में R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 इज इक्वल टू 1/R2। एक देखिए कॉमन मिस्टेक क्या होती है, 1/R इक्विवेलेंट आप कैलकुलेट करेंगे और फिर इधर मान लीजिए 1/3 प्लस 1/6 कर लिए, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे ना, तो आप इसी को कैलकुलेट करके और जल्दी जल्दी में R इक्विवेलेंट समझ लेते हैं, जबकि उसको चेंज करना होगा, ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर करना होगा, क्योंकि R इक्विवेलेंट तो नीचे है ना और आपको चाहिए R इक्विवेलेंट। बात समझ में आ रही है ना डियर, क्योंकि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरीके से ये सारी चीज़ें थी। देखिए इसका एक ट्रिक भी है, याद रख लीजिए, एग्जाम में बहुत काम आएगा। जनरली जब भी पैरेलल में देंगे 2 रेजिस्टेंस से ज़्यादा नहीं देंगे, और 2 रेजिस्टेंस होंगे तब ये वैलिड करेगा। दोनों रेजिस्टेंस को उठा के पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर अपॉन में दोनों को जोड़ दीजिए, फिर से दोनों को उठा के मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर दोनों को जोड़ के डिवाइड कर दीजिए। R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये R इक्विवेलेंट आ जाएगा पैरेलल के केस में। क्या बात समझ में आती है। चलिए अब एक चीज़ और देखते हैं, अगर सेम रेजिस्टेंस n टाइम्स लगे हों, चलिए पहले सीरीज वाला देखते हैं, n टाइम्स R, R R R ऐसे सीरीज में लगे हों तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा, जितने बार R लगे होंगे सबको उठा के जोड़ देंगे तो n R आ जाएगा। यानी कि सीरीज में n टाइम्स R लगाने से R इक्विवेलेंट की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि डायरेक्ट n मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब ये हाईएस्ट वैल्यू मिलती है हमें रेजिस्टेंस की, R इक्विवेलेंट की। लेकिन पैरेलल में अगर n टाइम्स R लगा देंगे, मतलब एक R है, फिर एक R है, फिर एक R है, ऐसे करके, तो ये R/n हो जाएगा। जैसे 3 ओम के रेजिस्टेंस 4 बार लगे हुए हैं तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, 3/4 हो जाएगा, क्योंकि n इज इक्वल टू 4 आ गया। क्या बात समझ में आ रही है ना। ऐसे चीज़ें बहुत, तो क्या ये जितनी बार लगाते चले जाएंगे उतना ही R इक्विवेलेंट की वैल्यू कम होती जाएगी, मतलब ये लोवेस्ट रेजिस्टेंस के लिए वैलिड होता है। क्या बात समझ में आ रहा है डियर। इधर थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें समझ में आई। एक रेजिस्टेंस पे और मैं ऐसे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करके हल्का सा बता दूंगा लास्ट में,
यहाँ पे एकदम क्रिस्टल क्लियर रखिए डियर क्या करना है, ठीक है ना। अब देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन, अब पैरेलल वाले केस में ये वाला I1 पूछ लेंगे आपसे, ये वाला I2 पूछ लेंगे। इस केस में करना क्या है, इन दोनों का पहले रिजल्टेंट निकालना है, R1 R2 का रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट निकालने के बाद से इसमें करंट की वैल्यू निकाल लेनी है। करंट कैसे निकलेगा, V/R इक्विवेलेंट करके करंट निकल जाएगा। फिर V/R इक्विवेलेंट करके जैसे ही आपको करंट मिला तो इस करंट को R इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। R इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, V मिल जाएगा अक्रॉस द R इक्विवेलेंट। और R इक्विवेलेंट पैरेलल के केस में वोल्टेज तो सेम ही रहेगा। तो जैसे ही आपको V मिल गया तो अब आपको I निकालना है, तो V/R1 कर देंगे तो I1 आ जाएगा। I2 निकालना है तो V/R2 कर देंगे। क्या बात समझ में आ रही है डियर ना। अभी यहाँ पे तो उतना कॉम्प्लिकेट नहीं था, तो यही भी R1 R2 के क्रॉस होगा। लेकिन एक क्वेश्चन करके और मैं बता दूंगा लास्ट में, सॉरी। चलिए, लगभग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, हीटिंग इफेक्ट पढ़ने वाले हैं, दो इफेक्ट पढ़ने हैं हमें क्लास 10th में, हीटिंग इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट की दो प्रॉपर्टी पढ़नी है आपको, एक तो हीटिंग इफेक्ट और एक मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है ना। ये हम पढ़ के आए, वोल्टेज इज इक्वल टू W/Q। और कुछ देर पहले मैं आपको बोला था, ये याद करिएगा, W इज इक्वल टू Q इंटू V। अरे यहीं से तो रिलेट करके निकाल रहे हैं, तो ये वाली बात आपको पता है, ठीक है। पहले थोड़ा सा पावर बता देता हूँ, फिर लास्ट में हीटिंग को कर लेंगे। देखिए, पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन। क्लास 9th में से पढ़ते थे, किसी काम करने की क्षमता कितनी है वही तो होता है पावर ना। किसी काम को कितना जल्दी जल्दी कर लेंगे उतनी ज़्यादा पावर है, मतलब टाइम कम लगेगा। तो W/T, क्या मैं W को V इंटू क्यू लिख चलिए मैं हाईलाइट करता हूँ। चलिए, P इज इक्वल टू W/T, रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड द पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, ये हो गया पावर। अब देखिए डियर, क्या मैं W की जगह V इंटू क्यू रख सकता हूँ, तो V इंटू क्यू रख दिया, अपॉन में T था। और Q/T को आज ही शुरू में हम लोग पढ़े थे, करेंट था, ठीक है। यानी अल्टीमेटली मैं P इज इक्वल टू VI लिख सकता हूँ। VI बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पावर पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। सिर्फ आपको क्या ध्यान रख लेना है, P इज इक्वल टू VI ध्यान रख लेना है। और ओम्स लॉ का यूज कर करके जो वैल्यू दी होगी क्वेश्चंस में, उसी के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर लेंगे। जैसे में कैसे मॉडिफाई कर लेंगे, P इज इक्वल टू VI आपको पता हो गया, V इज इक्वल टू IR, ये ओम्स लॉ से हम डिराइव कर लिए थे। अब देखिए डियर, P इज इक्वल टू VI तो है, अब मैं I के जगह V/R लिख सकता हूँ ना, तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V²/R। फिर मान लेते हैं कि क्वेश्चंस में V दिया ही नहीं है, अगर क्वेश्चन में V और R का रिलेशन है तो पावर कैलकुलेट करने के लिए V²/R। लेकिन ये याद मत रखिए डियर, ये सारी चीज़ें याद मत रखिए, याद रखिए बस आप ये, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक। फिर पावर के लिए अगर मैं VI है और उस क्वेश्चन में वोल्टेज तो है ही नहीं, तो जो V है ना डियर, इस V को चेंज कर दीजिए। V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, तो उसी के जगह पे V की जगह पे IR पुट कर दीजिए। अब I²R, तो ये I²R हो जाएगा। और पावर की यूनिट क्या होती है, वाट। क्या बात समझ में आया। पावर कितने टाइम के लिए लॉस हुआ या यूज हुआ या बहा, वही है हीट। क्योंकि पावर जब लॉस होता है, कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा, कितने टाइम के लिए लॉस हुआ उतना ज़्यादा हीट जनरेट कर देता है वो। तो H इज इक्वल टू P इंटू T, एकदम आराम से याद रखिए, बस आपको P की वैल्यू पता होना चाहिए। P इज इक्वल टू VI होता है, तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VIT हो गया। और फिर मान लेते V नहीं दिया हो, वोल्टेज नहीं हो क्वेश्चन में, तो हीट को क्या लिख सकते हैं, अभी हम लोग पढ़े पावर इज इक्वल टू क्या होता है, I²R होता है इंटू T। यानी देखिए डियर, सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, बस आपको ये ध्यान रख लेना है डियर, जो मैं ये बता रहा था, पावर इज इक्वल टू VI और ओम्स लॉ का यूज कर करके बिल्कुल सोचा मत करिए, तुरंत V इज इक्वल टू IR को रीअरेंज करके जिसको रिप्लेस करना है उसको रिप्लेस कर लिया करिए। तो ये हो गया डियर H इज इक्वल टू I²RT। क्या बात समझ में आया, ये वाले से, यही तो है एक्चुअल में, यही है
जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल्स का हीटिंग इफेक्ट में जो लॉ था वो यही था, H=I²RT। ठीक, इसकी यूनिट होती है जूल, क्योंकि हीट एक तरीके की एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट होती है जूल। अब समझिए दिए कि ये हीट कौन कौन सी बातों पे डिपेंड करता है। बहुत ही इजी है, देखिए यहीं से मैं दिखा रहा हूँ। आई पे डिपेंड करता है, आई के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, आर पे डिपेंड करता है, टी पे डिपेंड करता है। तो यानी एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। क्या बात समझ में आ रही है ना माय डियर। चलिए कुछ डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं। फ्यूज के बारे में हल्का सा बात कर लेते हैं। डिवाइस यूज इन सीरीज, देखिए फ्यूज को हमेशा सीरीज में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं सीरीज में? क्योंकि फ्यूज जब फ्यूज हो जाएगा, जब वर्क करना बंद कर देगा तो ये सर्किट को ब्लॉक कर देगा, और जब सर्किट ब्लॉक कर देगा तो करंट भी फ्लो नहीं होगी। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए सर्किट ब्लॉक करने के लिए हम इसको किस में यूज करते हैं? सीरीज में यूज करते हैं। ब्रेक द सर्किट टू प्रोटेक्ट अप्लायंसेस, फ्यूज एक मेटल वायर होती है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, और वो जूल हीटिंग इफेक्ट की वजह से ज़्यादा करंट पास होने पे क्या हो जाता है? वो मेल्ट हो जाता है। क्या बात समझ में है? एक क्वेश्चन और बहुत सारा मतलब आपको दिया होगा, 1 यूनिट तो इतना कॉस्ट है, ऐसे देता है कि 1 यूनिट का कॉस्ट 4 रुपया है, 5 रुपया है, जो भी है, ठीक है ना। तो जो कॉस्ट है मान लेते हैं 5 रुपीज़ है, ठीक। तो एक्चुअल में एक महीने में इतने यूनिट यूज़ हुए, x यूनिट यूज़ हुए। तो अब समझ में नहीं आता कि पहले यूनिट कैसे निकालें। देखिए कुछ नहीं है माय डियर, बस ये ध्यान रखिए, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। अब वाट मान लेते हैं पावर की पावर है, कितना पावर यूज हो रहा है, तो मान लेते हैं कि 1000 वाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट। और 1000 वाट अगर एक घंटे के लिए कंटिन्यू यूज हुआ, पावर इतना यूज हुआ, तो 1 यूनिट का बिल आ जाएगा। अब उस यूनिट की जो कॉस्ट होगी उससे से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक महीने में पूछा होगा तो उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक दिन में 5 घंटे चल रहा होगा तो 5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या बात समझ में आ रही है ना डियर? तो यूनिटरी मेथड यूज करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या बात समझ में है माय डियर? चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन बताने के लिए बोल रहा था ना डियर, जैसे मान लीजिए, देखिए ध्यान से, जैसे मान लेते हैं, देखिए ये कुछ मैं इस तरीके से ले लिया, ठीक है ना। ये मान लेते हैं 12 वोल्ट की बैटरी है, ये 3 ओम है, 6 ओम है, 2 ओम है। तो 3, 6 ये दोनों पैरेलल में है, तो 3 और 6 पैरेलल में है। तो पैरेलल के लिए क्या करते हैं डियर, आज ही समझाया हूँ, दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 6, और दोनों को जोड़ के डिवाइड कर दीजिए, 3 + 6, तो 18/9 इज इक्वल टू 2 ओम आ जाएगा। आराम से ठंडा पानी पी के आप सॉल्व करके वेरीफाई भी कर लीजिए। यानी इन दोनों को मैं हटा के इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 2 ओम लिख सकता हूँ। यानी सर्किट छोटा हो गया, 2 ओम यहाँ पे, फिर 2 ओम यहाँ पे। अब आर रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, ये 2 अब सीरीज में है, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब समझिए डियर, अब वो पूछेगा वोल्टेज अक्रॉस द 3 ओम। देखिए 3 ओम बताने के लिए 2 ओम आर इक्विवेलेंट आया हुआ है, तो पहले इसमें करंट निकालिए, क्योंकि वोल्टेज पूछा हुआ है तो आपको क्या चाहिए, आई आर चाहिए। अब यहाँ पे होगा I1, यहाँ पे होगा I2। सर क्यों होगा? क्योंकि ये पैरेलल में है, पैरेलल में क्या सेम होता है, वोल्टेज, करंट सेम नहीं होता, तो करंट तो बटेगा, तो I1 I2 होगा डियर, ठीक है ना। तो अब आपको I1 पता करना पड़ेगा, R1 पता है, मतलब 3 ओम है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज, चाहे वो 3 ओम के क्रॉस वोल्टेज पूछे, चाहे 6 ओम के क्रॉस वोल्टेज पूछे, वोल्टेज तो सेम होगा। सर कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखिए इस पूरे सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, टोटल आर इक्विवेलेंट कितना आया था, देखिए ये वाला 2 ओम और ये 2 ओम सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट आ गया 4 ओम। वोल्टेज है 12 वोल्ट और आर है 4 ओम, तो V/R इज इक्वल टू आई आ जाएगा, मतलब 12/4 इज इक्वल टू 3 एम्पियर। 3 एम्पियर का करंट, मतलब ये 3 एम्पियर बह रहा है। तो अगर यहाँ पे मैं इसको 3 और 6 को हटा के इसकी जगह पे 2 ओम लगा दूँ, और मैं मान लूँ कि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा था, तो करंट कितना फ्लो हो रहा था, 3 एम्पियर। क्या बात समझ में आ रही है ना डियर?
यानी अगर मैं, क्योंकि इन दोनों के क्रॉस क्या होगा, वोल्टेज तो सेम होगा, तो अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, वोल्टेज आ जाएगा। कितना आएगा वोल्टेज, 4 वोल्ट। यानी इन दोनों के क्रॉस क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा, 4 वोल्ट। अब करंट पूछेगा तो बता लेंगे, क्योंकि इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज 4 है, तो 4 को डिवाइड कर देंगे 3 से तो ये I1 आ जाएगा, 4 को डिवाइड कर देंगे 6 से तो ये I2 आ जाएगा। क्या बात थोड़ी थोड़ी सी समझ में आती है ना माय डियर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए माय डियर, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए अभी कुछ देर पहले आपको बताया ना डियर, ये दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया। देखिए माय डियर, एक बात समझिए, जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा होगा तो 2 इफेक्ट होंगे। एक तो उसका हीटिंग इफेक्ट होगा और एक होगा मैग्नेटिक इफेक्ट। जब करंट फ्लो करती है तो करंट करंट की वजह से वो वायर गर्म हो जाती है, और हमेशा करंट के साथ साथ एक फील्ड जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड। जहाँ पे I है वहाँ पे B है, B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है डियर, तो चलिए देखिए एकदम ध्यान शुरुआत करते हैं बच्चों जैसा। ये देखिए, ये एक कंडक्टर ले लिया हूँ, एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में I मतलब करंट फ्लो हो रहा है। करंट किससे फ्लो होता है, Q से, मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो अब हुआ क्या डियर, ये बात देखिए अभी कुछ देर पहले बताया था, 2 इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। अब इस वाले चैप्टर में लोग मैग्नेटिक इफेक्ट को मतलब एक्चुअल में पढ़ने वाले हैं, इसको कवर करने वाले हैं। देखिए मूविंग Q मतलब मूविंग चार्ज, एक्चुअल में करंट इन कंडक्टर ही तो हुआ। क्या बात समझ में आया। ये प्रोड्यूस करता है क्या, एक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, एक चीज़ और ध्यान सुनिए, जहाँ पे फील्ड होगा वहाँ पे फोर्स होगा। यानी F है तो F है, फील्ड है तो फोर्स है, ठीक है। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रोस्टेट में जो चार्जेज होते हैं उनके आसपास एक फील्ड होता है, तो वहाँ पे एक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जहाँ पे फील्ड होगा वहाँ पे फोर्स होगा। तो अभी हम फील्ड पढ़ रहे हैं, आगे फोर्स भी पढ़ेंगे, ठीक है ना डियर। तो चलिए, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं, उनको हम डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। चलिए, द मैग्नेट एक्सर्ट इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन सराउंडिंग इट। देखिए, एक मैग्नेट है जो अपने आसपास कोई इन्फ्लुएंस, किसी भी तरीके का फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, किसी भी तरीके का इफेक्ट फील कर रहा है, तो वो किसकी वजह से है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, क्योंकि वो उसके मैग्नेटिक फील्ड में है। जैसे मान लेते हैं ये करंट है, मतलब ये वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पे कोई पार्ट रखा हुआ है, ये मैग्नेट है। अब मान लेते हैं कि यहीं तक मैग्नेटिक फील्ड बन पा रही है, तो इसको तो पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई फोर्स भी है, लेकिन अगर ये इसके रीजन में आ गया, इसके जोन में आ गया, तभी इसको फील करना स्टार्ट कर लेगा। यानी इसके आसपास करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास एक फील्ड जनरेट होती है और वहाँ पे कोई दूसरा मैग्नेट होगा तो वो एक फोर्स फील करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड ये एक तरीके की वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। चलिए, एक चीज़ आता है कि व्हाट इज़ अ बार मैग्नेट। देखिए ध्यान से, एक रेक्टेंगुलर शेप का मैग्नेट ले लीजिए। मैग्नेट में 2 पोल होते हैं माय डियर, ये बचपन में पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, नॉर्थ पोल साउथ पोल। नॉर्थ पोल रिपेल टू ईच अदर एंड साउथ पोल अट्रैक्ट टू ईच अदर। इस तरीके से आप पढ़ते आते हैं कि अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी वजह से मैग्नेटिक फोर्स 2 तरीके के होते हैं, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव नेचर के, ठीक है ना। बार मैग्नेट की डिफिनेशन पढ़ लीजिए यहाँ पे, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ द मेटल दैट हैज़ द परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। यानी एक तो रेक्टेंगुलर शेप का होना चाहिए और उसके पास परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसा पार्ट तो नहीं, जैसे हमारे एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो टेम्परोरी मैग्नेट होता है। जब तक I तब तक B, I खत्म B खत्म, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड खत्म। तो ये टेम्परोरी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है माय डियर, लेकिन ये है परमानेंट मैग्नेट, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर शेप का होता है तो उसी को हम बार मैग्नेट कह देते हैं। अब चलिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम को देखिए, कुछ कन्वेंशन है जिनको आपको ध्यान रख के चलने हैं। ये एक बार मैग्नेट का एग्जांपल ले रखे हैं। हमेशा फील्ड लाइन नॉर्थ से अराइज होती हैं, ठीक है ना, नॉर्थ से इमर्ज होती हैं, ठीक है, और जाके एंड कहाँ हो जाती हैं, यानी नॉर्थ से निकल रही हैं और जाके मर्ज हो जा रही हैं साउथ पे। तो ये यहाँ से निकल रही हैं और साउथ पे आके मर्ज हो जा रही हैं। बात समझ में है। लेकिन ये मैग्नेट के बाहर है। मैग्नेट के अंदर बात करें
तो नॉर्थ से साउथ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक क्लोज लूप बनाती है। अगर नॉर्थ से चलेगी साउथ पे जाके खत्म हो गई तो लूप कहाँ बना, यानी अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्या मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है? हाँ होती है। किधर से किधर? साउथ से नॉर्थ साइड में, ठीक है ना। और ये लाइनें कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। दूसरी बात, और ये लाइनों की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होती है मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा होती है। अब आइए कुछ बातें चपड़ चपड़ कर लेते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखते रहिए आप। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल। क्या बात समझ में आया? हमेशा फील्ड नॉर्थ से निकलेगी, लाइन्स नॉर्थ से निकलेगी और साउथ पे जाके एंड हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। पहली प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर फॉर्म क्लोज कर्व यानी क्लोज लूप, जिसके बारे में मैं बताया। नॉर्थ से निकली साउथ पे खत्म हो गई, लेकिन अंदर साउथ से नॉर्थ गई है, क्लोज लूप का फॉर्मेशन हुआ है। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इट्स सो बाई द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन्स। जो ये रेड कर रखा हूँ ना डियर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उतना उतना ध्यान रखिएगा, एग्जाम में काम आ जाएगा। जो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये कैसे पता चलता है? डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से। जैसे देखिए, ये नॉर्थ और साउथ पोल के पास में देखिए, क्या वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एकदम पास पास आ गई हैं। इसका मतलब क्या है डियर, कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है। और ये वाले जोन में देखिए, ये ऊपर ऊपर जो है बाहर में मैग्नेटिक जो मैग्नेट्स हैं उनके पैरेलल में देखिए, या फिर ये जो दूर से आ रहे हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेंसिटी कम है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर हैं, क्लोज नहीं है। तो मतलब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्या है, कम है डियर, ठीक है ना। लास्ट वाला पॉइंट देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट और क्रॉस ईच अदर। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी वजह से एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो ये तो प्रॉपर्टी होगी जो आपको टिपिकली याद करनी है। नेक्स्ट, अब दूसरी बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करेंट कैरिंग कंडक्टर। तीन अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर के कंडक्टर पढ़ने हैं आपको, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड उनकी वजह से कैसे किस तरीके का होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, उसके बारे में पढ़ना है डियर। देखिए, कंडक्टर है तो उसमें करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा तो करंट फ्लो होने के इस कंडक्टर के आसपास ये जो रीजन है, जो मैं ये गोल गोल बना रखा हूँ डियर, ये बी से डिनोट कर रखा हूँ, ये सारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। यानी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास एक फील्ड जनरेट होता है जिसका नाम होता है मैग्नेटिक फील्ड होता है। टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, इस फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करना है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी थी, उसकी डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दो रूल है, एक तो स्नो रूल है और एक मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल है। देखिए, पूरी तरीके से कभी भी कंफ्यूजन मत रखिए, अपने दिमाग में रखिए, चाहे स्नो रूल की बात करें चाहे राइट हैंड थंब रूल की बात करें, दोनों किसके लिए होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए होते हैं। अब चलिए, स्नो का फुल फॉर्म है साउथ टू नॉर्थ ओवर वेस्ट। इसका मतलब क्या है, देखिए शॉर्ट में समझिए, करेंट फ्लो कर रही है अगर साउथ से नॉर्थ, देखिए स्नो साउथ से नॉर्थ, अगर करंट साउथ से नॉर्थ फ्लो कर रही है तो उस करंट के पास में अगर कोई कैंपस रखा हुआ है तो उसकी जो निडल होगी, उसका नॉर्थ वाला जो पार्ट होगा वो वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो नॉर्थ पोल ऑफ द निडल विल डिफ्लेक्टेड टू द वेस्ट, तो वेस्ट डायरेक्शन में वो क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट होने लगेगी। क्या बात समझ में आ रहा है ना डियर। जैसे देखिए, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, और ये साउथ नॉर्थ, ये करंट फ्लो कर रही है, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। अब ये निडल का जो नॉर्थ पार्ट है, वो निडल है, वो वेस्ट को फेस करने लगा। यही हो गया स्नो रूल, ठीक है ना। अब चलिए इसको देखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, अच्छा यहाँ पे ये मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट क्यों हो रही है, क्योंकि मैग्नेट, ये एक छोटा सा बार मैग्नेट था, एकदम छोटा सा हल्का सा, तो ये बार मैग्नेट था। जब करंट फ्लो कराना स्टार्ट किए तो इस करंट की वजह से एक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई और दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट किए और एक उस पर फोर्स लगा, इस वजह से वो डिफ्लेक्ट हो गई। किधर डिफ्लेक्ट हुई, एकदम बच्चों जैसा याद कर लीजिए, ये फुल फॉर्म याद कर लेंगे ना, बस काम हो जाएगा आपका, ठीक है। स्नो का फुल फॉर्म ध्यान रख लेंगे, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल समझ लीजिए, इसमें कुछ नहीं है, अपने राइट हैंड को यूज करिए, मेरे साथ यूज करिए, करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को रखिए,
करंट जिधर फ्लो हो रहा है कंडक्टर की तरफ अपना थंब रखिए और अपने फिंगर्स को कर्ल करिए। जिधर आपकी फिंगर कर्ल हो रही है तो जो आपकी कर्ल फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की डायरेक्शन को बता रही हैं। चलिए मैं पढ़ देता हूँ, फटाफट ध्यान से सुनिए। इफ़ यू होल्ड अ करेंट कैरिंग वायर, अगर आप करंट कैरिंग वायर को पकड़ लेते हैं, कैसे पकड़ते हैं? जिधर वो फ्लो कर रहा है उधर थंब को रख के, इन योर राइट हैंड विथ योर थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करेंट, जिधर करंट है उधर ही अपने थंब की डायरेक्शन को रखना है। देन द डायरेक्शन ऑफ द योर फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द वायर, वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की डायरेक्शन को वो बताने लगेंगे। क्या बात समझ में है? जैसे ये करंट है ऊपर की तरफ, इसको राइट हैंड से, देखिए कंफ्यूजन मत हुई, राइट हैंड से ऊपर थंब रखेंगे तो किधर की तरफ ऐसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब ऐसे ऐसे फ्लो होना स्टार्ट हो गया। और यही है करंट नीचे फ्लो हो रहा है, तो अब अंगूठे को नीचे करेंगे, अब ऐसे घुमाएंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर गया। यानी करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं माय डियर, तो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पता है जितना रिवीजन करवा रहा हूँ हर एक वर्ड को ध्यान से सुनिए माय डियर, यही काम की चीज़ है, ठीक है ना। तो अब बात समझिए माय डियर, जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले थे करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसके बारे में। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर में अलग अलग कंडक्टर का यूज़ करेंगे। हमें 3 कंडक्टर पढ़ने हैं, एक तो स्ट्रेट कंडक्टर मतलब वायर वगैरह की बात कर सकते हैं, और एक लूप की बात, और एक सोलेनॉइड की बात करनी है। तो 3 चीज़ें हमें पढ़नी है, तो 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है ना, स्ट्रेट कंडक्टर। जैसे ये स्ट्रेट कंडक्टर है, ये पहले वाले को देखिए, करंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो अपने राइट हैंड का यूज करिए, अंगूठा रखिए ऊपर की डायरेक्शन में राइट हैंड को और फिंगर को कर्ल करिए। तो इस करंट के वायर के लेफ्ट हैंड साइड में उंगलियां बाहर आ रही हैं, तो एरो की डायरेक्शन बाहर की तरफ, और इस वायर के जैसे ये लेफ्ट डायरेक्शन है, ये राइट है, राइट में उंगलियां अंदर जा रही हैं तो अंदर की तरफ डायरेक्शन कर लिए। अब बस आप करंट की डायरेक्शन को चेंज करिए, करंट नीचे कर दीजिए, सब कुछ सेम है, बस करंट नीचे हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और ये सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएंगे। कॉन्सेंट्रिक सर्कल समझते हैं ना आप, जिनका सेंटर सेम हो और सबका सेंटर क्या है? ये वायर ही है, उसी के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल इंडिकेटिंग द बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को बता रहे हैं। देखिए अगर आप करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। एक एक वर्ड को याद कर लीजिए, मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी क्या होंगी? बढ़ेंगी। अगर करंट जैसे मान लेते हैं, अगर करंट को बढ़ा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड ना, पहले मान लीजिए 10 है तो 20 हो जाएंगी, कुछ ऐसे हो जाएगा लेकिन बढ़ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है ना। और मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस का बढ़ना मतलब मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना। डायरेक्शन ऑफ आई चेंज्ड, करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी ऑल्सो चेंज्ड। डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर इंक्रीजेस। एक बात बताइए, अगर ये कंडक्टर है, इसको फिर से देखिएगा, ये येलो येलो देखिए, ये कंडक्टर, इससे जितना दूर जाऊंगा मैं उतना फील्ड क्या होता जाएगा? वीक होते चल जाएगा। तो एक्चुअल में अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाते जा रहा हूँ कंडक्टर से, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर इंक्रीजेज, देन मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेज, यानी करंट के कंडक्टर के जितना पास रहेंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब इसी चीज़ को देखिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, मतलब आई बढ़ेगा बी बढ़ेगा। डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, अगर डी बढ़ेगा तो बी घटेगा। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आई करंट, बी मैग्नेटिक फील्ड, डी डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर, कंडक्टर से जितना दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना कम हो जाएगा। तो ये तो स्ट्रेट वायर हो गया, ये बड़ा इजी होता है, इस पर क्वेश्चन भी बहुत कम पूछा गया है। या तो सर्कुलर लूप पे पूछते हैं, सबसे ज़्यादा तो सोलेनॉइड पे पूछते हैं। तो थ्रू अ सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ सर्कुलर लूप। अच्छा, सर्कुलर लूप वगैरह में कब? मैग्नेटिक फील्ड की बात तब हम करेंगे जब करंट फ्लो हो रहा होगा। बिल्कुल ठीक है ना डियर। तो चलिए पहले एक डायग्राम देखते हैं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? एनसीईआरटी का। देखिए ये लूप है, ये करंट इधर से बहना स्टार्ट हुआ और ये करंट गया 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 गया। यहाँ पे देखिए ये करंट इधर है तो ये करंट की डायरेक्शन इधर है। अब राइट हैंड का यूज़ कर लीजिए, इधर अपना राइट हैंड का थंब रखिए,
राइट डायरेक्शन में और अपने फिंगर को कर्ल करिए। तो फिंगर ऊपर से बाहर आ रही है और जब नीचे घूम के जा रही है तो अंदर आ रही है। तो ये देखिए ऊपर से बाहर आ रही है और नीचे से अंदर जा रही है। इसी तरीके से यहाँ पे भी करंट जाते 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 ऐसे हो जाएगा। और मैं आपको एक्चुअल में क्लास में पढ़ाते टाइम यही पढ़ाया था कि लूप को लूप ना समझ के छोटे छोटे पार्ट में स्ट्रेट वायर समझ लीजिए, ठीक है ना। तो ऐसे ही डायरेक्शन। अब समझिए डियर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती कहाँ से है। तो ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती हुई दिख रही है आपको, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती हुई दिख रही है। तो ये कौन सा पोल हो गया, नॉर्थ पोल। क्या बात समझ में आया। और ये गोल 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 घूम के इधर आ रही हैं, कहाँ पे ख़त्म होती हैं, साउथ पोल पे। क्या बात समझ में आती है। इसी वजह से करंट कैरिंग लूप भी एक तरीके से कैसा बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जिसमें भी नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं। चलिए अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं। चलिए B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब I को बढ़ाएंगे तो B भी क्या होगा, बढ़ेगा। B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, N है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर्स ऑफ टर्न्स मतलब जैसे मान लेते हैं ये लूप था ना, ये लूप था, खूब सारे वायर इंसुलेटेड वायर होते हैं कॉपर के, खूब सारे वायर ऐसे लगाते गए तो मैग्नेटिक फील्ड हर वायर की वजह से आएगा। तो इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड, जो नया मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 1 टाइम्स मतलब n टाइम्स बढ़ जाएगा। जितने टर्न्स आप बढ़ाएंगे कॉइल में वायर, उतने टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते जाएगी। मतलब नंबर ऑफ कॉइल बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, n टाइम ही बढ़ जाएगा। रेडियस, जितना बड़ा रेडियस लेंगे, ये लूप ले लीजिए और ये लूप ले लीजिए, तो दोनों में से यहाँ पे b की वैल्यू कम होगी, यहाँ पे b की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि रेडियस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो जो लूप की रेडियस होती है ना, रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ द कॉइल। अब समझिए माय डियर, बी मैक्सिमम कहाँ होगा, एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। इस एक एक चीज़ याद रख लीजिए। सोलेनॉइड आगे पढ़ने वाले हैं, सोलेनॉइड में भी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो मैक्सिमम होती है सोलेनॉइड के अंदर। क्या बात समझ में आ रही है ना डियर। चलिए, अ सेंटर ऑफ द लूप द मैग्नेटिक फील्ड अपीयर टू बी द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होने का मतलब क्या है, क्योंकि अंदर अंदर आपको ना ये धीरे धीरे एक बहुत बड़ा सा लूप भी एक जगह कैसे दिखने लगता है, स्ट्रेट लाइन दिखता है। जब बड़ा सा लूप भी ले लेंगे तो ऑल दो इट इज़ द पार्ट ऑफ द लार्ज सर्कल, वो किसका पार्ट है, एक बड़े से सर्कल का पार्ट है। अब मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द सोलेनॉइड देखते हैं। सबसे पहले सोलेनॉइड की डिफिनेशन भी देख लेते हैं, ये भी पूछा जाता है। देखिए डियर, मैं वो सारी चीज़ें कवर कर ले रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं, और मैं वो सारी बातें बता भी रहा हूँ, तो हर एक बात को बिल्कुल एकदम ध्यान से सुनिए माय डियर, ठीक है ना। सोलेनॉइड क्या होता है, अ कॉइल ऑफ द मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ द इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड क्यों है, क्योंकि एक दूसरे में शॉर्ट सर्किट ना हो, मतलब शॉर्ट सर्किट ना हो और एक दूसरे में मतलब वो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट हो सकें। रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर इज कॉल्ड द सोलेनॉइड। यानी जो लूप था ना डियर, अगर उसी तरीके से वायर को मोड़ मोड़ के जैसे स्प्रिंग होती है ना, इस तरीके से आप बना देंगे, सिलेंडर के शेप में बना देंगे, तो वो सोलेनॉइड की तरह बिहेव करने लगेगा। अब उसका नाम क्या हो जाएगा, सोलेनॉइड हो जाएगा। ये बात देखिए कब से पढ़ रहे हैं, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। हर केस में करंट कभी भी बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यहाँ पे भी जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए बार मैग्नेट एक तो रेक्टेंगुलर शेप का था, और यहाँ पे अब बार मैग्नेट कौन बिहेव कर रहा है, बार मैग्नेट की तरह। एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड भी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। चलिए, अब यहाँ पे सोलेनॉइड वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी पहले कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, फिर इसका डायग्राम भी आपको दिखा दूंगा। या फिर डायग्राम देखना है तो देख लीजिए, ये वाला पार्ट देख लीजिए ऐसे करके, ठीक है ना। ठीक, चलिए अब आइए देखिए, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए इसके अंदर अंदर ना लाइनें एकदम सीधी, देखिए इसके अंदर लाइनें एकदम सीधी हैं। क्या बात समझ में आ रही है ना। तो इसके अंदर लाइनें एकदम से सीधी हैं, मतलब पैरेलल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनॉइड, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर, ध्यान से देखिए। तो पैरेलल स्ट्रेट लाइन, इसी के लिए कई बार और एक बात पूछ सकते हैं, यूनिफॉर्म, बिल्कुल यूनिफॉर्म होती हैं। तो ये देखिए सोलेनॉइड रहा मेरा,
और इस सोलेनॉइड के अंदर जो लाइंस जाती हैं ना, फिर वो एकदम पैरेलल हो जाती हैं एक दूसरे के। इसी के बारे में बात कर रहे हैं। इस सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो स्ट्रेट लाइंस होती हैं, यूनिफॉर्म होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ठीक है, सेम एट ऑल पॉइंट, यानी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड हर जगह क्या होगा, सेम होगा। ऑब्वियस है, क्योंकि क्लोजनेस जो है, जो डिस्टेंस है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच में वो कांस्टेंट है, वो सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, सेम होगा। और ये मैक्सिमम होता है सोलेनॉइड के। देखिए चलिए यहाँ पे दिखाते हैं। अब देखिए इतना सारा लाइन बाहर से आ रहा है और इसी के अंदर जा जाके डेंसली पैक हो रहा है, तो अंदर लाइन बहुत पास पास है, तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा। फिर इन सोलेनॉइड के टिप पे देखिए, चाहे इस साइड लेफ्ट हैंड साइड चाहे राइट हैंड साइड, ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है तो ये नॉर्थ पोल हो गया, और इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है तो ये साउथ पोल हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है ना, इस तरीके से। अब देखिए, अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग पोजीशन पे पूछ लेते हैं। मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा सबसे ज़्यादा ए पे, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की लाइन्स एकदम पास पास है। आप ही सोचिए ना कितना, और क्योंकि वहाँ पे एकदम से क्लोज हो गएंगे। फिर दूसरा बी पे, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस अभी भी कहीं ना कहीं क्लोज है, लेकिन सी तक जाते जाते सबसे ज़्यादा दूर हो गई मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जितनी पास होंगी उतना ज़्यादा ही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा। ठीक, चलिए, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट हम सोलेनॉइड का यूज करके बना सकते हैं। सॉफ्ट आयरन को ले लीजिए, उसको सोलेनॉइड के अंदर डाल दीजिए, कुछ टाइम के बाद से वो कैसा बन गया होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया होगा। क्या बात समझ में आती है? ये देखिए एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये सोलेनॉइड है, उसके अंदर डाल दिया गया है एक सॉफ्ट आयरन, और वो कुछ टाइम के बाद से क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। अब चलिए डियर बात करते हैं फोर्स के बारे में, क्योंकि फील्ड है तो फोर्स है। फोर्स ऑन करेंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड देखिए, दो मैग्नेटिक फील्ड, इसको देखिए ध्यान से एकदम समझते हैं पहले। करेंट कैरिंग कंडक्टर, एक करेंट कैरिंग कंडक्टर क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इन अ मैग्नेटिक फील्ड, पहले से कोई मैग्नेटिक फील्ड है, दो मैग्नेटिक फील्ड हो गए, ये आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, B1 B2। एक तो करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से और एक पहले से मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड था। अब ये दोनों आपस में फोर्स लगाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट, एक्सर्ट एंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन ईच अदर। चलिए, डायरेक्शन ऑफ आई को चेंज करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ बी भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑल्सो चेंज हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज होने का मतलब क्या है, पहले अगर फोर्स अट्रैक्टिव है, मतलब एक मैग्नेट है, ये बी है, बी है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट, B1 B2 है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे थे, तो एफ तो लगा रहे थे, ये राइट साइड तो ये लेफ्ट साइड, यानी दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। लेकिन अगर आप करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे, इसको चेंज किए तो बी चेंज होगा, बी चेंज होगा तो एफ चेंज होगा। ठीक है ना डियर? तो इसी तरीके से एक दूसरे से सारे रिलेट के, पहले अट्रैक्टिव नेचर का होगा तो अब कैसा हो जाएगा, रिपल्सिव नेचर का हो जाएगा। इसी डायग्राम से सिखाया गया है ये चीज़। देखिए, ये पहले से एक सी शेप का मैग्नेट ले रखे हैं, इसके बीच में एक ये कंडक्टर है। अब यहाँ पे एक करंट फ्लो कर रही है, और ये करंट फ्लो होते 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 ऐसे 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 गई, फिर ये करंट फ्लो होते होते इधर निकल गई। तो इस करंट जब इसमें फ्लो हुआ डियर, तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया तो ये बाहर जो एक्सटर्नल मैग्नेट रखा हुआ है, इसके मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट किया और एक फोर्स एक्सर्ट करने लगा। लेकिन अगर आप करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे, मान लेते हैं इस टाइम पर ये अट्रैक्ट कर रहे थे एक दूसरे को, तो जैसे ही आप करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे, मतलब बैटरी को चेंज कर दीजिए, बस उसका पोलैरिटी चेंज कर दीजिए, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से। तो अगर पहले ये अट्रैक्ट कर रहे थे तो अब क्या करने लगेंगे, रिपेल करने लगेंगे, मतलब फोर्स की भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मतलब करेंट चेंज करेंगे, ये लाइन देखिए, करेंट चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होती है और फोर्स की भी डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में। ये सारी चीज़ें कई बार पूछी जाती हैं कि ये क्या, एक्सप्लेन करिए। एफ फॉर फ्लेमिंग और एफ फॉर फोर्स, ये फोर्स के लिए है, फोर्स की डायरेक्शन वगैरह को बताने के लिए है, ठीक है ना। टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन कंडक्टर,
किसी कंडक्टर पे किधर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी को बताने के लिए। जैसे ये अलग से मैग्नेट रखा गया था, तो इस कंडक्टर पे किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी चीज़ को बताने के लिए हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। देखिए मैक्सवेल का राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। एक ट्रिक है FBI होती है ना, ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और करंट के दोनों के परपेंडिकुलर है, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एंड करंट के परपेंडिकुलर है, ऐसे ही करंट फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक है ना। F इज इक्वल टू फोर्स, B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, I इज इक्वल टू करंट। ठीक है ना। अब इसके लिए हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को समझ लेते हैं। तो देखिए ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड में ये थंब है फोर्स, ये फर्स्ट फिंगर है, फॉर फिंगर जिसको हम कहते हैं वो हो गया फॉर फिंगर जो कि मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मिडिल फिंगर ये क्या है, ये है करंट। क्या बात समझ में आती है ना। कैसे भी करके याद, मैं तो FBI से हमेशा याद रखता हूँ, थंब से स्टार्ट करें, लेफ्ट हैंड का यूज करिएगा, ऐसा नहीं कि राइट पे लगे पड़े हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये आई FBI ऐसे करके याद कर लीजिए। तो फोर्स थंब को मतलब थंब फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, फॉर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, और मिडिल फिंगर करंट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है ना। चलिए इसी लेफ्ट हैंड थंब रूल का यूज करके कुछ फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे देखिए डियर, ये Q है, प्लस Q है, तो प्लस Q जिधर होता है उधर ही क्या होती है, करंट की डायरेक्शन। अभी कुछ देर पहले पढ़े थे ना डियर, तो यानी करंट इधर ही है, प्लस Q की डायरेक्शन में ही करंट की डायरेक्शन होती है। तो देखिए नहीं डियर, देखिए एक्चुअल में ये मैं फिर से ये करंट बना देता हूँ। देखिए तो ये रहा नीचे है करंट, राइट हैंड साइड है मैग्नेटिक फील्ड। चलिए लेफ्ट हैंड रूल का यूज करिए। चलिए देखिए डियर, सबसे पहले आपको क्या रखना है, पहले तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर लीजिए। देखिए इसको बताने के लिए तो राइट हैंड रूल से बताया जा सकता है, मैक्सवेल का राइट हैंड रूल भी है ना, राइट हैंड रूल से भी आप बता सकते हैं। राइट हैंड रूल में आपको क्या यूज करना पड़ता है कि करंट के डायरेक्शन में आपको अपना थंब रखना होता है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपको अपनी उंगलियां खोलनी पड़ती हैं। जिधर पाम आता है, पाम की डायरेक्शन में फोर्स होता है। लेकिन फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज कर लेते हैं। FBI जो फॉर फिंगर है उधर मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है ना। मतलब राइट हैंड साइड में अपना फॉर फिंगर कर लीजिए, और डाउन साइड में क्या कर लीजिए, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखिएगा। ठीक है ना। हाथ को पहले म्यूचुअली परपेंडिकुलर रख लीजिए, फिर उसको बस ऐसे इधर उधर घुमाते रहिएगा। ठीक है। तो B जो है फॉर फिंगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक। और फिर करंट नीचे है, तो फोर्स किधर आ गया, ऊपर की तरफ आ गया। मतलब ये प्लेन, ये जो पेपर पे जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे ऊपर की तरफ आ गया, तो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या आ गया, फोर्स आ गया। इसको राइट हैंड से भी कर सकते हैं डियर, मतलब ऐसे फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए। जैसे चलिए राइट हैंड वाले से कर लेते हैं। करंट की डायरेक्शन में थंब, नीचे थंब हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपनी उंगलियां खोलिए तो आपका पाम ऊपर की तरफ आ रहा होगा, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया। इसी तरीके से अगर प्लस Q की जगह पे माइनस Q रख दूं, बस ध्यान क्या रखना है आपको, अगर माइनस Q मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है, इसकी वेलोसिटी नीचे है, तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ऊपर है। तो इस बार फ्लेमिंग के फिर से लेफ्ट हैंड रूल का यूज कर लेते हैं। करंट ऊपर जा रहा है, मतलब अपनी फॉर फिंगर को ऊपर रखना है। अब मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड साइड है, तो करंट कहाँ गया, हाँ, तो एक मिनट फिर से मैं ये कर रही हूँ, ये डाउनवर्ड क्यों लिखा हुआ है, मुझे एक्चुअल में डायरेक्शन को चेंज करना था। तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जो दिया गया इसी के अकॉर्डिंग करते हैं। इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है तो करंट ऊपर है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, करंट ऊपर है, तो करंट को ऊपर कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा डियर, आपका बी किधर है, FBI, सॉरी फॉर फिंगर में तो B होगा ना, फॉर फिंगर में आपको B रखना है, तो फॉर फिंगर में आप अपना B रखेंगे। और फिर करंट किधर है, ऊपर है, तो थंब किधर जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, सही तो था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया। खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए, खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए, या फिर अभी तक में आपको प्रैक्टिस हो ही गया होगा। मैं बस यहाँ पे बताना क्या चाह रहा हूँ, प्लस Q है
तो जिधर मूव कर रहा है उधर ही करंट की डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन है या माइनस क्यू है तो जिधर मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आई है। क्योंकि आपको फोर्स बताना है तो आई और बी की डायरेक्शन चाहिए होगी, तभी तो फोर्स का डायरेक्शन पता चलेगा। और समझिए, अगर करंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, चाहे उसके पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो, परपेंडिकुलर होगा तब तो फोर्स होगा, लेकिन अगर आई करंट या तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? तो यहाँ तक तो ये सारी बातें खत्म हो जाती हैं। फिर ये देखिए डोमेस्टिक सर्किट वगैरह है। डोमेस्टिक सर्किट में आपको मेन क्या क्या ध्यान रखना है, ध्यान से समझिए। देखिए एक लाइव वायर होता है जो कि रेड कलर का होता है, ठीक है ना। एक फिर उसके बाद से न्यूट्रल वायर होगा, न्यूट्रल वायर होगा जो कि ब्लैक कलर का होगा, ठीक। और एक अर्थिंग वाली वायर होती है, अर्थ पे ग्रीन ग्रीन चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, प्लांट प्रेजेंट होते हैं, तो ये ग्रीन कलर का होता है। क्या बात समझ में आ गया? तो ऐसे करके लाइव वायर रेड कलर का, न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का। और सबसे पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में फ्यूज़ लगा देते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा देते हैं, फिर उसके बाद से अपने घर में चारों तरफ ले जाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा देते हैं। फिर उसके बाद से देखिए ध्यान से स्विच को देखते रहिए, ये सारी चीज़ें पैरेलल लगाई गई हैं। और इंडिया में जो वोल्टेज होता है 220 वोल्ट होता है, कई बार क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तब अपने से ले लीजिएगा। देखिए एक लाइव वायर को यहाँ से निकाले हैं और जो स्विच है उसमें एक कनेक्ट कर दिए हैं, फिर ऐसे ही न्यूट्रल वायर को लेके आए हैं, फिर इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिए हैं। और जो ऊपर 3 पिन या 5 पिन में देखे होंगे ना, जो मोटा सा प्लग में लगाने वाला होता है, वो सारा अर्थिंग के लिए जाता है। ये कभी करंट के लीकेज हो, कभी ओवर वोल्टेज वगैरह हो, कभी प्रॉब्लम आने वाली हो, तो इस तरीके से वो क्या कर ले, वो उस हमारे अप्लायंसेस वगैरह को सेव कर ले। बस इतनी सी बात है, बहुत ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है। चलिए अब ये अर्थिंग वगैरह के बारे में थोड़ी सी बता देता हूँ बातें। अर्थ वायर या फिर अर्थिंग के बारे में, प्रोवाइड लो रेजिस्टेंस, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द करेंट, ठीक है ना। लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द करेंट, करेंट को पूरी तरीके से उधर ही फ्लो करवा देता है। दस इट इंश्योर दैट एनी लीकेज ऑफ द करेंट टू द मेटेलिक बॉडी ऑफ द अप्लायंसेस कीप इट्स पोटेंशियल टू दैट ऑफ द अर्थ। कभी भी करंट फ्लो करता है तो वो उसकी पोटेंशियल को इक्वल कर देता है अर्थ के पोटेंशियल के, मतलब जीरो लगभग उसके बराबर करता है। सारा करंट अर्थ में ले जाके डाल देता है और हमारे अप्लायंसेस को क्या कर लेता है, सेव कर लेता है। दो बातें ध्यान रखनी है, लो रेजिस्टेंस और दूसरा ये पोटेंशियल इक्वल कर देता है किसके, अर्थ के। क्या बात समझ में आई ना? बस इतनी सी बात है। ओवरलोडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी इन सारी चीज़ों के बारे में मुझे लगता है आप तो जानते ही होंगे, बस थोड़ी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, ये दोनों आपस में आके चिपक जाएं, कम इन कांटेक्ट, तो ऐसे क्या हो जाएगा, एक तरीके से शॉर्ट सर्किट जैसी चीज़ें होंगी। इसको कहते हैं सर्किट एब्रप्टली इंक्रीजेज में जो करंट होता है ना, आई देखिए करंट इन द सर्किट एब्रप्टली इंक्रीजेज, बहुत ज़्यादा अचानक से सडनली इंक्रीज हो जाता है। अगर कभी भी आप खुद ही सोचिए ना, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, एक न्यूट्रल वायर को पॉजिटिव वायर से कनेक्ट कर देंगे, इसको हाँ पॉजिटिव वायर से कनेक्ट कर देंगे तो शॉर्ट सर्किट हो ही जाएगा। तो ये शॉर्ट सर्किट होने से भी क्या हो जाती है, ओवरलोडिंग हो जाती है। दूसरा चीज़, एक्सीडेंटल हाइक इन द सप्लाई वोल्टेज, अचानक से 220 वोल्टेज के जगह में 290 वोल्ट आ गया, 300 वोल्ट आ गया, अचानक से बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ गया, तब भी ओवरलोडिंग हो जाती है, ठीक। और एक लास्ट देखिए तो बहुत सारे अप्लायंसेस एक ही स्विच में कनेक्ट कर देते हैं, एक ही सॉकेट में लगा देते हैं, तब भी ओवरलोडिंग हो जाती है। क्या बात थोड़ी थोड़ी सी समझ में आ रही है? तो ये होता है आपका एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीट, ठीक है। इसका पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसी तरीके से सारी चीज़ों को रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है डियर। तो फिर ये सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे करके क्या कवर कर लिए, ठीक। इसमें से कोई पार्ट आपको नहीं समझ में आया हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, और जिस पार्ट में दिक्कत है उस पार्ट का वीडियो फिर से बैक करके आप देख लीजिए, ठीक। और ऐसे ऐसे करके, और बाकी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बात है कि जो आपका क्लास नोट्स है
जिस भी टीचर से आप पढ़ रखे हैं उस चीज़ को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, और जो क्वेश्चंस आप क्लास 10th में साल भर प्रैक्टिस किए हैं उन क्वेश्चन को एक बार सरसरी निगाहों से दोबारा देख लीजिए। ऑल द बेस्ट माय डियर। आज और अभी के लिए यहीं तक। हम बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लाइट और ह्यूमन आई के साथ में, ठीक है। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पूरा जी जान लगा के पढ़ते रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए।